हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर नंबर 3 शूट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना और अच्छे से चीज़ों को समझना। ठीक है, सो आज हमारी जो फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है डेट इज़ व्हाट इज़ ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज़ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इसको जॉइंटली हम लोग कहेंगे डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, यानी कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल को हम लोग जब प्लस कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। क्या बन जाएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। नाउ जैसे कि हम लोगों ने कहा कि सर डेटर्स और बिल रिसीवेबल को हम लोग प्लस कर देंगे तो वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। सो सर डेटर क्या होता है, ठीक है, डेटर क्या होता है। डेटर बहुत ही सिंपल हम लोग अगर भाषा में कहेंगे तो डेटर होगा, डेटर पर्सन हु ओइज, कोई पर्सन जिसको हमने क्रेडिट सेल यानी कि उधार में गुड्स को बेचा है और हमको उससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, डेटर। यानी कि किसी पर्सन को हमने उधार में कोई गुड्स बेच दिया, अब हमको उससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए कौन होता है, डेटर। या फिर हमने उधार में किसी पर्सन को कोई सर्विसेज दे दी है, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को कोई सर्विसेज दे दी है, तो बदले में हमको उससे जो पैसा लेना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटर। क्या कहते हैं, डेटर। अच्छा, डेटर हमारे लिए क्या होता है बेटा, असेट्स। डेटर हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल और डेटर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा, अब मान लीजिए मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो मुझे टाइमली पैसा दे देगा, तो मैं उससे एक स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, लिखवा लूँगा कि भाई तू मुझे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मेरे पैसे वापस मुझे देगा। ठीक है, सो उस स्टैम्प पेपर को फिर मैं किसी लॉयर से नोटरी करवा लूँगा। नोटरी का मतलब होता है एक ऑथराइज करवा लूँगा कि ठीक है ये पर्सन मुझे इतने दिन में इतने पैसे देगा, जिससे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। उस लीगल डॉक्यूमेंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए बेटा आपके एक अलग से चैप्टर भी है आगे, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। ठीक है, ये कौन एक्सेप्ट करता है, डेटर जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे हैं वो एक्सेप्ट कर देता है इसको। क्या एक्सेप्ट करता है, द अमाउंट, कि भैया मैं इतना पैसा दूंगा, ऑफ विच विल बी रिसीव्ड, ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, और इतनी तारीख को मैं पैसे दे दूंगा। तो बेटा समझ में आया, डेटर्स और बिल रिसीवेबल को ज्वाइंटली हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर क्या होता है, जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे हैं, और बिल रिसीवेबल क्या होता है, जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे हैं, ठीक है, उससे हम एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बिल रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या होता है, असेट। ठीक है, बिल रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या होता है, असेट। ठीक है, एक तरीके से जो डेटर है उसी को ही हम लोग जब नोटरी करवा लेते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है हमारे लिए, बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया बेटा, ओके। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड पेबल। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए, ट्रेड पेबल। बेटा जस्ट बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल का अपोजिट। ठीक है, ट्रेड पेबल कॉम्बिनेशन किसका है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का। किसका, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रेड पेबल। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, अ पर्सन टू होम एन एंटरप्राइजेस ओइज अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब हमने यहाँ पर किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में गुड्स का खरीदना। हमने किसी से उधार में गुड्स खरीदे हैं या फिर कोई उधार में सर्विसेज हम लोगों ने ली है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, अच्छा, क्रेडिटर हमारे लिए बिजनेस में क्या होती है, लाइबिलिटीज। क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लेना, क्रेडिटर्स। एक चीज़ और बेटा, आप लोग जब भी लेक्चर देखेंगे एक रजिस्टर पेन अपने साथ में रखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मेरे नोट्स रिसीव हो गए होंगे, ठीक है, इस चैप्टर के। सो व्हाट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। हमने किसी से उधार में कोई गुड्स खरीदा है या कोई सर्विसेज ली है और उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो
क्या हुआ, वो हमारे लिए क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब क्रेडिटर ही आगे जाके क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। अच्छा अब ये जो बिल्स पेबल है वो भी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अगेन यहाँ पर जैसे डेटर्स में हमको ट्रस्ट नहीं होता है, वैसे ही बिल्स पेबल में सामने वाली पार्टी जिससे हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हम उसको टाइमली पैसा देंगे, तो वो क्या करता है, हमसे लिखवा लेता है स्टैम्प पेपर पे कि भाई तुम मुझे कब पैसा दोगे। तो हम उसको अगर जब लिख के दे देंगे कि हम इतनी तारीख को इतना पैसा आपको देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। तो देखिए बिल्स पेबल की क्या क्या डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, या तो कोई पर्सन या फिर किसी एंटरप्राइजेस ने। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है किसी बिजनेस का नाम एक तरीके से। एंटरप्राइजेस द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड डेट को हम लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। यानी कि क्रेडिटर ही किस में कन्वर्ट होता है, बिल्स पेबल में कन्वर्ट होता है। बेटा अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड व्हाट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमने किसी को पैसा एक तरीके से गुड्स उधार में बेचे हैं, और क्रेडिटर हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपके कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड आर्टिकल और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़। क्या है, इस पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़। इस पेन की कॉस्ट जो 50 रुपीज़ है, इस पेन की कॉस्ट को हम, ये कैसे है, ये पेन की कॉस्ट, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी इसकी कॉस्ट। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस पेन के ऊपर जितना भी खर्चा लगा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे चैप्टर नंबर 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। ठीक है, उसके हम लोग उस में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं कॉस्ट, हम लोग जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको प्लस कर देंगे, उसके बाद में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी क्वांटिटी बन के तैयार हुई है उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट लगी किसी चीज़ की 5 लाख रुपए, कितनी लगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, और उससे जो चीज़ बन के तैयार हुई है वो है 1 लाख। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगे और 1 लाख, ठीक है, हमारी पेंसिल्स बन के तैयार हुई है, तो हम 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपये। कितनी आ गई, 5 रुपये। तो उसी का कहते हैं हम लोग कॉस्ट। सो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे या फिर प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक चीज़ और शॉर्ट में बताऊँ बेटा, सेल्स में से जो सेल प्राइस है आपकी उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो। सेल में से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट, तो क्या आएगा, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। अब अकाउंटेंट को कैसे पता लगेगा कि ये खर्चा हुआ है, ठीक है, उसके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए उस खर्चे का, तो जो प्रूफ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाउचर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का प्रूफ होता है। रेंट रिसिप्ट, ठीक है ना, रेंट पेमेंट, रेंट रिसिप्ट को ला के देगा। किसी मार्केटिंग पर्सन ने कोई रिफ्रेशमेंट या कोई होटल का एक्सपेंसेस करा है, होटल में रुकने का, तो वो वहाँ का बिल ला के उस अकाउंटेंट को दे देगा। सो वाउचर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ एविडेंस। ये एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, किसका, कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस के अंदर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टर्म है आपके डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप सभी को पता होगा, पर अगेन मैंने कहा अकाउंट्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम हर चीज़ को। ठीक है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर डायरेक्टली बाय द एंटरप्राइजेस। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़ 50 रुपीज़ की है, ठीक है, हमको उसमें डिस्काउंट मिल गया 10 रुपीज़ का, ठीक है, तो कितने की पड़ी, 40 रुपये की पड़ी। ठीक है, तो ये 10 रुपये जो है वो हमारे लिए ये क्या है, डिस्काउंट। ये क्या है, 10 रुपीज़ हमारे लिए डिस्काउंट। समझ में आ गया। ओके, अब डिस्काउंट क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट,
एक तो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं, देखिए मैं समझाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता है? क्योंकि इसका बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इस मतलब जो बेनिफिट सबको मिलता है उसे हम लोग कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और जो बेनिफिट सबको नहीं मिलता उसे हम लोग कहेंगे कैश डिस्काउंट। समझना, मैंने देखो क्लियरली गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब अगर हमको कोई क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिला है, बल्क पे। कैश डिस्काउंट यानी कि कैश पेमेंट पे हमको डिस्काउंट मिला है। सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, देखना। मान लीजिए कोई चीज़ 50 रुपीज़ की थी। ठीक है, वो कहता है कि 50 रुपीज़ की चीज़ है, 10 रुपये का डिस्काउंट अभी सबको मिलेगा। ठीक है, तो आपको चीज़ कितने की मिलेगी? 40। तो 10 रुपये का डिस्काउंट सबको मिलेगा, उसे कहेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ये 40 रुपये मैं कहता हूँ कि 2 महीने बाद दूंगा, तो वो कहता है ठीक है सर 2 महीने बाद दे देना आप 40 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस में हम लोगों को क्रेडिट मिलती है, उधारी मिल जाती है। सो ये 40 रुपये वो कहता है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको कब दूंगा? 2 महीने बाद। तो वो कहता है ठीक है सर आप 2 महीने बाद दे देना। अच्छा, अब मैं उसके सामने एक कंडीशन रखता हूँ कि ये 40 रुपीज़ मैं आपको आज ही देता हूँ, पर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपको 5 रुपये आपके कम और कर देता हूँ, और मैं ये चीज़ आपको कितने में बेच दूंगा? 35 रुपये में बेच दूंगा, अगर आप मुझे ये 40 रुपये आज ही देते हो। तो उस केस में ये जो 5 रुपये है वो क्या है हमारे लिए? कैश डिस्काउंट। क्या है बेटा? कैश डिस्काउंट। समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते बेटा, उससे और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखना, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो वो प्रोडक्ट कितने रुपीज़ का हो गया? 10 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक प्रोडक्ट के लिए मुझे कितने रुपए देने हैं? 10 रुपये देने हैं। बट जो बिजनेसमैन है उसने मेरे सामने एक कंडीशन रख दी। क्या? अगर आप मेरे से 10 प्रोडक्ट खरीदते हो 10 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपए होते हैं? 100 रुपये होते हैं। बट आप मेरे से एक की जगह 10 प्रोडक्ट खरीदते हो, तो मैं आपको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा? उस केस में 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि आपको 10 प्रोडक्ट कितने में दे दूंगा? ओनली 90 रुपीज़ में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये है ये हमारे लिए क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ये जो 10 रुपीज़ है ये हमारे लिए क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो ये कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। हम डायरेक्टली कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 90 रुपीज़ में रिकॉर्ड करेंगे कोई चीज़। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में 90 रुपीज़ मुझे 3 महीने बाद देने थे। ठीक है, पर मैंने उसके सामने एक कंडीशन और रख दी कि ये 90 रुपीज़ भी मैं आपको आज ही देता हूँ, बताओ मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कितना दोगे? तो इस केस में उसने मुझे 10 रुपीज़ और कम कर दिए। ठीक है, और मैंने उसको नेट कितने रुपए दिए? 80 रुपीज़ दिए। ठीक है, तो ये 10 रुपीज़ मेरे लिए क्या है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या है? 10 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है बैड डेब्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? बैड डेब्ट। ठीक है, एक्सक्यूज मी, yes, sorry for the interruption. Now next term is bad debt. बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ओइड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। बैड डेब्ट का मतलब जो डेटर थे ना, डेटर जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे थे, ठीक है ना, मान लीजिए उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो पैसा हमारे लिए क्या हो जाता है? बैड डेब्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट। आप कहोगे सर मारेंगे और पैसा निकाल लेंगे, ठीक है ना, गुंडे भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, बिजनेस के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से हम लोगों को चलना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट केस करेंगे, सब कुछ करेंगे, मान लीजिए। पर मान लीजिए उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, तो वो कहाँ से देगा? ठीक है ही नहीं उसके पास। वो क्या कहेगा? भैया मुझे जेल भेज दो। ठीक है, बट हमारा पैसा तो डूब गया। तो जो पैसा हमारा डूब गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेब्ट। क्या कहते हैं उसको? बैड डेब्ट। याद रख लीजिए बेटा वर्ड। जो पैसा जिसको हमने उधार में दिया है वो पैसा अगर नहीं आता है थ्रू क्रेडिट सेल्स या फिर एज ए एडवांस, वो पैसा लौट के नहीं आता है हमारे पास, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेब्ट। सो इट इज़ द अमाउंट, वो क्या है? एक अमाउंट ओइड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मतलब नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। अब हम उससे वसूल नहीं कर सकते, तो हम उसको बुक में से हटा देंगे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है,
पहले डेटर्स असेट में रिकॉर्ड था, अब असेट में से हटा के उसको कहाँ डाल देंगे, एक्सपेंस में, कि ये खर्चा हो गया, नहीं मिलेगा हमको ये पैसा, ठीक है। नाउ इट इज़ अ लॉस, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है बिजनेस के लिए। सो इसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट में। इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हम लोग एक अकाउंट बनाना सीखेंगे फ्यूचर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सारे खर्चे क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बैड डेट का आपको मतलब समझ में आ गया, जो पैसा हम लोगों को नहीं मिल सकता, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बुक वैल्यू। क्या मतलब है बुक वैल्यू का, बहुत सिंपल सा मतलब है, हम लोग जब भी P&L, बैलेंस शीट, जो भी लेजर, कुछ भी चीज़ जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर जो भी अकाउंट्स में बनाएंगे, तो वहाँ पे हम जब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो जिस वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैं मशीन लाया 5 लाख रुपए की, तो जो 5 लाख रुपए में मैं मशीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे क्या कहेंगे, बुक वैल्यू। क्या कहेंगे बेटा उसको, बुक वैल्यू, ठीक है, ना तो ऊपर ना ही ज़्यादा 5 लाख से, ठीक है। सो इट इज़ द अमाउंट, ये एक अमाउंट है एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो कहाँ शो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। P&L और बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर हम किसी अमाउंट को शो करते हैं उसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, एक एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो बुक वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, जिस वैल्यू पे हम अकाउंट्स के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं बुक वैल्यू। नाउ व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर, इट मीन्स जर्नल एंड लेजर इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी कि जर्नल और लेजर को कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है, जर्नल और लेजर को कंबाइन में हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। सर अभी तक हमको जर्नल और लेजर का मतलब आपने नहीं समझाया बेटा, मैंने कहा था अगेन कि आगे आपके एक सेपरेट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल और लेजर कैसे बनता है, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ इस चैप्टर में डेफिनेशन है हमारे पास जर्नल और लेजर की, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो जर्नल और लेजर को कंबाइन में हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ बेटा, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग शॉर्ट में COGS भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, COGS, ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट, बेटा ये क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो किसी चीज़ को बनाने में पैसा खर्च होता है, प्रोडक्शन में जहाँ पे पैसा खर्च होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन, कहाँ पे खर्च होता है पैसा, चीज़ को बनाने में, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। तो वहाँ पे जितना भी पैसा खर्च होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो इट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, याद है, ठीक है। डायरेक्ट जिसमें यानी कि अदर इनकम इसके अंदर ऐड नहीं होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, वहाँ से जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे GP। क्या कहेंगे हम लोग, GP, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा समझाया था ये, ठीक है। तो COGS क्या है, सेल्स में से GP माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर, ठीक है, अभी आप लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या, COGS का एक फॉर्मूला और होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके आगे काम में आएगी, ठीक है। आप सिर्फ अभी इसको याद कर लीजिए कि COGS का क्या फॉर्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो गुड्स हमारे पास शुरू में पड़े हुए मतलब साल के शुरू में 1 अप्रैल को, फिर हमने साल भर जो चीज़ें खरीदी है। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि हमारा वेजेस, कितना पैसा खर्च हुआ है, पावर, बिजली में, प्रोडक्शन में कितनी बिजली लगी है, इन सब पैसों को हम लोग प्लस कर देंगे, उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। और आखिरी में जितने गुड्स हमारे पास बचे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेटा एक फॉर्मूला है। अदरवाइज डेफिनेशन आप समझिए सिर्फ अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट, जितने भी गुड्स बन के तैयार हुए हैं उनकी टोटल कॉस्ट,
ठीक है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। और कॉस्ट क्या होती है बेटा, डिफरेंस क्या है, कॉस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, समझना, एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट आई है 10 रुपये, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट। और मान लीजिए 200 प्रोडक्ट बन के तैयार हुए हैं, उनकी कॉस्ट आई है 2000 रुपये, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बेटा क्रेडिट। हाँ बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा नाम हेमंत है, ठीक है, और आपका नाम जो भी है, सो मैं पूछता हूँ ये आपका नाम हेमंत क्यों है, ठीक है, या मेरा नाम हेमंत क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है, मेरे फादर मदर ने मेरा नाम रख दिया हेमंत, तो मेरा नाम हेमंत है। ठीक है, सो ऐसे ही क्रेडिट है। व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, एक शब्द है, एक नाम है जो अकाउंट्स में रख देते हैं। ठीक है ना, इसको कहीं, क्योंकि आपको कोई, अगर कोई पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करेगा तो आपके नाम से इंट्रोड्यूस करेगा, वैसे ही अकाउंट्स में कुछ चीज़ें होती है जो क्रेडिट और डेबिट से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट का वैसे कोई मतलब नहीं है बेटा। देखो मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, क्रेडिट का डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट मतलब होता है। ठीक है, समझना, क्रेडिट क्या होता है, इट इज़ अ राइट साइड। क्रेडिट क्या होता है, एक राइट साइड होता है किसका, अकाउंट का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो एक अकाउंट है, उसका जो राइट साइड होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इफ अकाउंट इज क्रेडिटेड देन द एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। देखिए डेफिनेशन में कुछ भी क्लियर नहीं है, डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा बताया है, तो वो क्रेडिट का मतलब नहीं बताया, ये बताया है कि क्रेडिट कहाँ पे लिखा जाता है। क्रेडिट हमेशा किसी अकाउंट के राइट साइड में लिखा जाता है, और डेबिट का लिखा जाता है, डेबिट किसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, क्रेडिट का लिखा जाता है राइट साइड में, डेबिट का लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मेट है बेटा किसका, लेजर का। अभी हम आगे पढ़ेंगे लेजर, किसी अकाउंट, लेजर का मतलब क्या होता है, अकाउंट। ठीक है, लेजर का मतलब क्या होता है, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट, अब सही है, अकाउंट। मान लीजिए ये अकाउंट है कैश का, किसका अकाउंट है, कैश का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, डी आर, डी आर का मतलब डेबिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट, सी आर का मतलब क्रेडिट। ये देखिए इधर क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और अमाउंट। इधर भी देखिए क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ और अमाउंट। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो देखिए जो राइट साइड है, ठीक है, वो तो क्या है, डेबिट। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो डेबिट है, और जो राइट साइड है वो क्या है, क्रेडिट। ठीक है, अब क्या है, जब भी कैश आता है तो वो क्या रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, और जब भी कैश जाएगा तो वो क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझा रहा हूँ। लेजर क्या है, लेजर का मतलब एक अकाउंट। ठीक है, लेजर का मतलब क्या होता है, एक अकाउंट, कैश अकाउंट। और ये कैश अकाउंट है जिसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड है क्रेडिट है। जब भी कैश जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में, कैश आएगा तो क्या लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया। सो वापस देखते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या है, राइट साइड किसी अकाउंट का, और डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड किसी अकाउंट का। तो जब भी हम कोई चीज़ हमारे राइट साइड में पोस्ट करेंगे तो उसे कहेंगे क्रेडिट, और जब भी हम कोई चीज़ लेफ्ट साइड में पोस्ट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डेबिट। सिर्फ यही मतलब होता है बेटा, क्रेडिट और डेबिट का, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म है आपके डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर है बेटा आपका। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। ठीक है, देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ यूसेज, क्योंकि आप उसको काम में लेते हो इस वजह से, और विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सीडेंट, या फिर टाइम के हिसाब से, या फिर उसका एक्सीडेंट यानी कि वो ब्रेक डाउन हो गई है। मान लीजिए कोई कार है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। ठीक है, आप उसको काम में लेते रहोगे तो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी वो। अच्छा, आप उसको काम में नहीं लोगे, सिर्फ पड़ी है वो, ठीक है, तो भी ख़राब हो जाएगी।
या फिर वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या कहेंगे हम लोग उसे, डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस है तो क्या शो करेंगे, डेबिट साइड में, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वैसे मुझे ये सब चीज़ें बाद में बतानी चाहिए, बट ठीक है, किसी बच्चे को अगर याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब किसी असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। मान लीजिए हमने कोई कार खरीदी है, कितने रुपए की, 6 लाख रुपीज़ की कार खरीदी है, ठीक है, और आज उसकी वैल्यू है मान लीजिए 3,50,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इसके ऊपर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया, कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 2,50,000 की वैल्यू जो कम हो गई है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म है आपके एंटिटी। कैसे डिनोट करते हैं इसको, एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी, इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या होती है, एक इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो क्या परफॉर्म करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, सैमसंग, रिलायंस, बिरला, इन सब की जो भी कंपनीज़ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटिटी। सर क्या मतलब है, अच्छा रिलायंस किसकी कंपनी है आप बता सकते हो, आप लोग कहोगे सर मुकेश अंबानी की है, नहीं बेटा, उसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, ठीक है, वो सब लोगों की वो कंपनी है। बट हाँ, सबसे ज़्यादा पैसा मुकेश अंबानी ने लगा रखा है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि वो कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी की, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर भी खरीद रखा है तो आप भी उस कंपनी के मालिक हो, बट आपका हिस्सा सिर्फ कितना है, उस एक शेयर जितना है, ठीक है। तो जो रिलायंस है, अब मान लीजिए कोई रिलायंस ने गलत काम कर दिया, घपला कर दिया, तो केस किस पे रजिस्टर्ड होगा, केस रजिस्टर्ड होगा रिलायंस कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। आप मान लीजिए आपके घर पे आज लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे जिस भी कंपनी की बिजली आती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या आप उसके ऑफिस में फ़ोन करोगे या फिर आप उसके ओनर को फ़ोन करोगे, सर ऑफिस में फ़ोन करेंगे, क्यों, ओनर को आप बोलोगे ना, आप क्या आज किसी शॉप पे जाते हो और आप कोई गुड्स खरीद के लाते हो, कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करते हो, ठीक है, वापस शॉप पे ही जाते हो, ठीक है ना। आज आप रिलायंस मार्केट में गए, आप वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाए, वो चीज़ ख़राब हो गई, तो आप क्या मुकेश अंबानी को फ़ोन लगाते हो, नहीं, आप रिलायंस मार्केट में जाते हो वापस और वहाँ पे बोलते हो। तो आप किसको बोल रहे हो, उस एंटिटी को बोल रहे हो, आप किसको बोल रहे हो बेटा, उस एंटिटी को बोल रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो एंटिटी का मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक यूनिट होती है, ठीक है, जो सांस नहीं लेती है एक आदमी की तरह, पानी नहीं पीती है एक आदमी की तरह, विच परफॉर्म, बट वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और सैमसंग, ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके व्हाट इज एंट्री। क्या है बेटा, नेक्स्ट टर्म एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन एंड एन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंट्री, ठीक है। हम पढ़ते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एंट्री। अ ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होता है, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, बुक्स में, तो उसे क्या कहते हैं, एंट्री। क्या कहते हैं बेटा उसको, एंट्री। बेटा बहुत छोटी छोटी टर्म है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। हमने किसी को पैसा उधार दिया, अब हमने क्या कहा, वो जो पैसा नहीं आता है तो उसे कहते हैं बैड डेब्ट, ठीक है, उसको तो बैड डेब्ट कहते हैं जो पैसा नहीं आया। मान लीजिए 5,000 रुपये हमने किसी को उधार दिए, वो पैसे नहीं आ रहे, तो 5,000 रुपये क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया कंपनी के लिए। बट वो जो आदमी है उसको क्या कहा जाता है अकाउंटिंग भाषा में, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। आप पूछेंगे अपने घर पे तो इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में होता है दिवालिया, ठीक है ना। हाँ बहुत अजीब सा वर्ड है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है दिवाला निकालना, ठीक है ना। तो पूछना आप घर में, पता होगा आपके पेरेंट्स को कि सर पापा दिवाला निकालने का या दिवाला निकालने का मतलब क्या होता है, अपने फादर मदर से पूछिएगा, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवाला निकालना, यानी कि दिवाला निकालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। तो वो पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, जो पैसे नहीं देता है, ठीक है। सो इट इज़ अ पर्सन
और एंटरप्राइज या फिर कोई बिजनेस एंटरप्राइज यानी कि एंटिटी विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, जो पोजिशन में नहीं है कि वो पैसे चुका सके। ठीक है, नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट, जो पैसे चुका सकता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। इट इज़ अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, जो दे सकता है वो सॉल्वेंट, जो नहीं दे सकता वो इनसॉल्वेंट। ठीक है बेटा, ये पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं और उस पर्सन को सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बेटा आपका प्रोपराइटर। नाउ हु इज प्रोपराइटर, अ पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाता है बिजनेस में, एंड बियर ऑल द रिस्क, और जो सारी रिस्क लेता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उसे क्या कहते हैं, प्रोपराइटर। ठीक है, मान लीजिए आपने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है, और आपका ही सारा रिस्क है, यानी कि अगर डूब गया तो वो आपका रिस्क है। ठीक है, माल नहीं बिका तो वो आपका रिस्क है, तो आप उस एंटरप्राइजेस के क्या हुए, प्रोपराइटर। आप उस बिजनेस के क्या हुए, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर कौन होता है, एक पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है और सारी रिस्क उसकी होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपराइटर। बेसिकली मालिक होता है कंपनी का। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ रिबेट, बेटा कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंट और रिबेट में फ़र्क होता है। डिस्काउंट और रिबेट में क्या फ़र्क होता है, मान लीजिए कोई चीज़ अगेन 50 रुपीज़ की थी, 10 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया, अब मुझे कितने रुपए देने हैं, 40 रुपये देने हैं। ठीक है, तो 10 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, पहले से तय है। बट मान लीजिए ये चीज़ उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की होनी चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ उसको कि भाई देख, मैं तेरे को 40 रुपये तो नहीं दूंगा क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं तेरे 20 रुपये इसमें से काट लूँगा और तेरे को कितने रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, क्योंकि ये तेरी चीज़ ख़राब थी। ठीक है ना, या फिर और कोई भी रीज़न हो। ठीक है, तो ये 20 रुपये जो मैंने कम करे हैं, इसे क्या कहते हैं, रिबेट। इसे क्या कहते हैं, रिबेट। ठीक है, सो इट इज़ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब पैसों का कम होना इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि बेचने के बाद में किसी प्राइस का कम हो जाना किसी भी रीज़न की वजह से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिबेट। ठीक है, जो भी अमाउंट एक तय हो गया कि इतने पैसे देने हैं, उसके बाद में हम उसको उतने पैसे नहीं दे के उससे कम पैसा दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिबेट। ठीक है, और बेचने से पहले अगर कोई अमाउंट तय हो गया कि इतने पैसे देने हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड। ना देखो ये बढ़ा गया आपका जर्नल। जर्नल क्या होता है, अकाउंट्स की डेफिनेशन भूले तो नहीं हो, क्या होती है अकाउंट्स की डेफिनेशन, हाँ बोलने मत लग जाओ। देखिए क्या होती है अकाउंट की डेफिनेशन, इट इज़ अ प्राइमरी बुक, सबसे पहले जो बुक्स बनती है अकाउंट्स में उसे क्या कहते हैं, जर्नल। इट इज़ अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, याद आया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं, जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या हुआ, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। दे आर रिकॉर्डेड फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन बनते कहाँ से है, वाउचर से, जो प्रूफ आया है उससे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जो वाउचर, याद आया, वाउचर प्रूफ। ठीक है, उस जो प्रूफ आता है उससे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसका डॉक्यूमेंट आया उसके बेसिस पर। तो समझ में आ गया जर्नल क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो ट्रांजेक्शन का पता हमको कैसे पड़ता है, वाउचर के थ्रू। ठीक है, कैसे पता पड़ता है, वाउचर के थ्रू। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपका लेजर। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट लेजर का। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट ये देखिए, फॉर्मेट ऑफ लेजर, याद आया कुछ, लेजर एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं लेजर। ठीक है ना, एक अकाउंट जहाँ पे कैश से रिलेटेड सब चीज़ें रिकॉर्ड होगी। क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 5 अप्रैल 2020 को रोहन से मेरे पास में 5,000 रुपये आए। ठीक है, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो गया। यानी कि लेजर मतलब एक अकाउंट, किसका, किसी भी चीज़ का, जैसे कि कैश अकाउंट। तो जब भी पैसा आया तो रिकॉर्ड हो गया, कितना पैसा आया ये भी रिकॉर्ड हो गया, किससे आया ये भी रिकॉर्ड हो गया, और कब आया ये भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई पैसा जाएगा, मान लीजिए मैंने 10 अप्रैल 2020 को रेंट दिया है, कितना रेंट दिया, 2,000 रुपये दिए। ठीक है,
तो क्रेडिट साइड जब पैसा गया तो कितनी तारीख को गया, 10 तारीख को। कहाँ पे गया, रेंट के लिए दिया मैंने, ठीक है, रेंट के लिए दिया है, कितना दिया है, 2,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे एक कैश अकाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं लेजर, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें आती है और चीज़ें जाती है, उसके रिगार्डिंग उसकी डेट और उसका इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है, और आखिरी में कितना पैसा बचा है और क्या बैलेंस है ये भी पता चल जाएगा। देखिए 5,000 रुपये आए, 2,000 रुपये खर्च हो गए, तो डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंट्स में कैरेट डाउन, कन्फ्यूज मत होना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कैरेट डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरेट डाउन। तो कितना पैसा बचा आज की तारीख में हमारे पास, 3,000 रुपये बचे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ये 5,000 रुपये और ये भी 5,000 रुपये का हिसाब हो गया। 5,000 रुपये आए, 2 खर्च हो गए, 3 बचे, टोटल 5, ठीक है। तो डेबिट की टोटल हमेशा क्रेडिट के इक्वल होती है। मैंने आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम में समझाया था चैप्टर नंबर 1 में कि हमेशा डेबिट की टोटल क्रेडिट के इक्वल होगी, ठीक है। सो बेटा लेजर क्या है देखते हैं डेफिनेशन में। इट इज़ अ बुक्स ऑफ रजिस्टर, ठीक है, विच कंटेन, जो क्या होता है उसके अंदर एक समराइज इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, समराइज एंड क्लासिफाइड फॉर्म, और क्लासिफिकेशन होता है। अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड। अगर मान लीजिए रेंट का अकाउंट बना रहे तो रेंट से रिलेटेड, सैलरी का अकाउंट बना रहे तो सैलरी से रिलेटेड, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा अच्छा, ये जनरल, ये जो लेजर बनता है वो किससे बनता है, जनरल एंट्री से बनता है। अभी आप सिर्फ समझना, इसका प्रोसेस हम लोग हमारे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ये जो लेजर बनता है वो किससे बनता है, जनरल एंट्री से, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल एंट्री इनटू अ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जब भी चीज़ें जर्नल एंट्री से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, लेजर में, तो उसे क्या कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पोस्टिंग। क्लियर है बेटा। जब भी चीज़ें जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफ़र होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, पोस्टिंग। ओके, नाउ इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स। जो लेजर होता है वो मास्टर रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मास्टर रिकॉर्ड। बेटा बहुत सारी बुक्स में ये डेफिनेशंस नहीं हैं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए, उसमें देखना, ये चीज़ सब चीज़ें आपको लेजर वाले चैप्टर में मिलेगी। बट मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लेजर समझ में आ गया। इट इज़ अ बुक ऑफ रजिस्टर, जो क्या कंटेन करता है, समराइज इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन फॉर्म में, जहाँ पे सब चीज़ों का रिकॉर्ड दिखेगा हम लोगों को। ये जनरल जो लेजर बनता है वो किससे बनता है, जनरल एंट्री से बनता है, ठीक है। तो जब भी चीज़ें जनरल एंट्री से लेजर में ट्रांसफ़र होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, पोस्टिंग। इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द लेजर, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स का मतलब पीएनएल एंड बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी वो भी किससे बनाई जाएगी, लेजर के थ्रू बनाई जाएगी, ठीक है। लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है ट्रायल बैलेंस, मैंने समझाया ही नहीं है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो समझ में कैसे आएगा। आपको मैं भी लेजर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेजर क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक समराइज इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे सब चीज़ें उसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ें आई है और जो जो चीज़ें गई है वो रिकॉर्ड होती जाएगी, ठीक है। लेजर मास्टर रिकॉर्ड होता है और इससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि पीएनएल बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए। नाउ नेक्स्ट हमें ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है समझना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैश अकाउंट हमने बनाया लेजर में, हमने रेंट बनाया लेजर में, हमने सैलरी का अकाउंट बनाया लेजर में, हमने परचेज़ का अकाउंट बनाया लेजर में, ठीक है, परचेज़, हमने सेल्स का अकाउंट बनाया लेजर में। तो जितने भी अकाउंट बनाए इसकी टोटल लिख देंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस में। टोटल कैश इतना बचा, रेंट इतना दिया, सैलरी टोटल इतनी दी, परचेज टोटल इतना करा, सेल्स टोटल इतनी करी। तो इन सब का जो टोटल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो डेफिनेशन में देखना क्या है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। आगे मैंने कहा किससे बनाया जाता है, लेजर से। देखो आप, मैंने ये देखिए लेजर की डेफिनेशन में लिख रखा है, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम लेजर, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ डेबिट, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, किसका, लेजर का। किसका, लेजर अकाउंट से क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
बेटा डेफिनेशन याद करना, ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश मत करना, इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, आप लोग बुक में देखना अपने टी एस ग्रेवाल की बुक में अलग से इसमें भी एक चैप्टर है इसका एक अलग से। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है जो किससे बनाया जाता है, लेजर से बनाया जाता है, उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से। आपने देखा था लेजर में 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिससे ये पता लग जाता है कि हमारे अकाउंट सही है या फिर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा, ये वाली साइड होती है डेबिट, सॉरी एक मिनट बेटा, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है डेबिट, और राइट हैंड साइड क्या होती है क्रेडिट, ये आपको पता है। ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस तरफ सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है हमारी, ठीक है। देखिए सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, ऑडिट, टेलीफोन एक्सपेंस, मार्केटिंग, इंटरेस्ट जो भी दिया है, डिस्काउंट, सन्ड्री, ऐसे सारे खर्चे किधर जाएंगे डेबिट साइड में। और सारी इनकम, रेंट रिसीव हुआ है मान लीजिए कहीं से डिस्काउंट मिला है, इंटरेस्ट कमाया है, बैड डेट रिकवर, मान लीजिए कोई पैसा हमने उधार पहले नहीं आया फिर बाद में आ गया तो वो इनकम साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। कमीशन कहीं से आया है, ठीक है ना, कमीशन आया है कहीं से, डिविडेंड मिला है, तो ये सारी इनकम, ये सारे एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम को प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो देखिए लास्ट में, देखिए डेबिट साइड में लास्ट में क्या लिख रखा है नेट प्रॉफिट दिखा, और क्रेडिट साइड में क्या लिख रखा है नेट लॉस। मान लीजिए देखिए समझना, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। देखिए थोड़ा सा ये लाइन आ गई है समझना, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड कम है किससे, डेबिट साइड से, तो आपको क्या होगा लॉस होगा। यानी कि डेफिनेटली ये कौन सी साइड है क्रेडिट, क्रेडिट अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, ये वाली साइड क्या है बेटा क्रेडिट, तो ये ज़्यादा है किससे इससे, तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट होगा। और क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड से तो हमको क्या होगा नुकसान होगा। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है बेटा। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अकाउंट, ये एक अकाउंट है इन विच ऑल गेन्स, ऑल लॉसेस, सारे इनकम और सारे एक्सपेंस कलेक्टिवली रिकॉर्ड होते हैं टू असर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन ओवर लॉसेस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि गेन ज़्यादा होगा लॉसेस से या लॉसेस ज़्यादा होंगे गेन से, ठीक है। दिस अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद द जीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सारी प्रॉफिट क्या होंगे क्रेडिट, और सारे एक्सपेंस क्या होंगे डेबिट, सारे एक्सपेंस क्या होंगे डेबिट, जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में बताया। सारे एक्सपेंस क्या होंगे डेबिट, सारी इनकम क्या होगी क्रेडिट, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा उससे हमको पता चल जाएगा कि फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है। सारे जो एक्सपेंस है वो डेबिट और जो सारी इनकम है वो क्रेडिट, ठीक है बेटा। नाउ लास्ट टर्म है आपकी बेटा बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट, क्या मतलब है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का मतलब है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक आदमी के या फिर किसी एक एंटरप्राइजेस, किसी एक बिजनेस के, एट अ गिवन डेट, एक पर्टिकुलर तारीख को। नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2020 को किसी पर्सन की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 31/3/2020 को क्या है, तो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, वहाँ पे असेट्स होती है हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, कैपिटल मतलब हमने कितना पैसा लगाया याद आया,
रिजर्व हमारा पैसा ऑलरेडी कितना पड़ा है हमारे बिजनेस में, एंड अदर अकाउंट बैलेंस एट देयर बुक वैल्यू यानी कि जिस पे वो रिकॉर्ड होने चाहिए। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ बेटा बैलेंस शीट का, देखना ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। देखिए इसमें जो एक तरफ लाइबिलिटी है और दूसरी तरफ असेट है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता बेटा ऊपर हेडिंग में, ठीक है। देखना ये हमारी लाइबिलिटीज़ और ये हमारी असेट। तो लाइबिलिटीज़ हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और असेट हमेशा राइट हैंड साइड में, ठीक है। असेट में देखिए क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है, सन्डी डेटर्स, हमको किससे पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल, और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई किए तो, और कैश और बैंक का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसकी टोटल हमेशा लाइबिलिटीज़ टोटल के इक्वल होगी, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, हमने कितना पैसा लगा रखा है, याद आया मैंने कहा था कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। हमने पैसा किसको उधार दे रखा है, बिजनेस को। तो देखिए लाइबिलिटीज़ की हेडिंग में क्या आ रहा है, कैपिटल, हमने कितना पैसा लगाया है, ऑलरेडी बिजनेस में पुराना कितना पैसा है अभी जो बिजनेस से कमाया है हमने, आउटस्टैंडिंग कितना पैसा अभी देना बाकी है, लोन कितना है, किसको हमको उधार चुकाना है, और बिल्स पेबल। इन सब की टोटल असेट्स की इक्वल होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं इसको बेटा, बैलेंस शीट, ठीक है। सो बैलेंस शीट क्या है, अगेन इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट, एक पर्टिकुलर तारीख को, जो क्या शो करती है, असेट्स शो करती है, लाइबिलिटीज शो करती है, कितना पैसा लगाया, कैपिटल, रिजर्व एंड अदर अकाउंट्स जो हम लोगों ने देखे, ये सब चीज़ें कहाँ आती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर आती है बेटा। समझ में आया आपको बेटा क्या होता है बैलेंस शीट। आई होप आपको अच्छे से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो समझ में आ गई होगी बेटा। आने वाले क्लासेस में ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन का मैं आप लोगों को गैप देता हूँ, जब तक आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वापस रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्लियर है, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। एंड बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच।